हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और अपने दोस्तों क्लासमेट्स वगैरह को भी सेंड कर दो, शेयर कर दो। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, पेन और कॉपी साथ लेके बैठना। ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक लाइन करवाने वाला हूँ, आप लोगों को बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराते हुए चलूँगा। बस बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ना अच्छे से। ठीक है। हमने जनरली थोड़ा सा बेसिक्स तो पढ़ ही लिया था कि स्थिर विद्युत क्या होती है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है और विद्युतीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पेन और कॉपी लेके समझ में जो एक एक लाइन जो जो लाइन बोलूँगा ना उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोई भी पदार्थ होता है अगर उसके ऊपर आवेश है, इट मीन्स आवेश है क्या चीज़। मैंने आप लोगों को आवेश की परिभाषा बताई थी। आवेश किसी भी पदार्थ का क्या एक गुण है। क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का क्या है, उससे संबंधित एक गुण है। तो गुण है तो गुण को तो हम सदिश राशि ले नहीं सकते। इसका मतलब बच्चों आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और दूसरा क्या हो गया आपका, ऋणावेश। ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आपके आवेश हो गए। फिर हम चलते हैं, ये तो छोटी प्रॉपर्टीज थी जो बेसिक आपकी बुक में चार मेजर प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। मैं उनको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना आप। ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आवेशों की योज्यता। क्या बच्चों बड़े चो, पहली जो प्रॉपर्टी है या गुणधर्म है उसको अच्छे से लिख लेना, आवेशों की योज्यता। योज्य का होता मतलब होता है बच्चों जोड़ना। मान लो आपके पास में एक निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश है। मान लो मैंने लिख दिया 3 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम और एक और ले लो आप -6 माइक्रोकुलाम। तो अब आपको बोल दिया कि इस निकाय का कुल आवेश कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जैसे हम गणित में जोड़ते हैं ना वैसे आपको जोड़ना है। इसका मतलब किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय या अदिश योगफल के बराबर होता है। बस ये हो गया आवेशों की योज्यता। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। कि कोई भी निकाय है, अगर उसमें बहुत सारे अलग अलग आवेश दिए हुए हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, बस आपको जोड़ना है। अगर ऋणात्मक मान ज़्यादा हो गया धनात्मक से तो टोटल आवेश ऋणात्मक आ जाएगा। अगर आपका धनावेश ज़्यादा है ऋणात्मक की तुलना में तो उस निकाय का कुल आवेश धनात्मक आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आवेशों की योज्यता समझ में आ गई होगी कि कुल जो निकाय, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणित योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे हम आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। बच्चों ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा ढंग से अच्छे से समझना, मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया था, मान लो हमारे पास में एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर मान लो मैंने बोल दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने क्या बोल दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन क्या टुकड़ों में गया है क्या ऐसे आपका 1 2 3 होके गया है? टुकड़ों में तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी टूट नहीं सकता। इसका मतलब आपने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया। तो बच्चों यहाँ तो ये आपकी जो वस्तु है ना, ये तो धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित। ये कितने धनावेशित हो गई? ये हो गई +3 E। और ये कितनी हो गई? -3 E। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? +3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ई। तो तीन इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया, 3 E। इस पे कितना हो गया, -3 E। तो यहाँ पे देखो एक संख्या 3 3। तो इट मीन्स ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा, सतत रूप में न जाके विविक्त रूप में जाएगा। ऐसे 1 2 3। तो इसका मतलब है किसी भी निकाय के ऊपर जो कुल आवेश होगा बच्चों, वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनीय आवेश का पूर्ण गुणज हो गया। इसका मतलब किसी भी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है ना, वो आवेश के न्यूनतम मान, और आवेश का न्यूनतम मान क्या होने वाला है आपका, ई। इसी को बोलेंगे आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर मान को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटा। अब समझ में आ गया होगा बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है यहाँ पे। किसी भी निकाय पे उपस्थित कुल आवेश क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है। मतलब ई का मल्टीपल लेके चलेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश है ना आपका सतत रूप में स्थानांतरित नहीं हुआ। सतत का मतलब ऐसे नहीं कि आपने क्या बोला 0.5 E, 1.5 E। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E।
इसका मतलब किसी भी निकाय के ऊपर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, Q इक्वल्स टू एन ई। और यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसके लिए प्लस एन ई, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उसके लिए माइनस एन ई। ठीक है बच्चों, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, अभी फॉर्मूला बेसिस पे हमने क्या बताया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो आपके किसी भी निकाय के ऊपर उपस्थित आवेश का अगर मान निकालना है तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित हुए और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ई की वैल्यू बता देता हूँ। ई की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये ई का मान है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम चलते हैं आवेश का संरक्षण। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, आवेश का संरक्षण। इसका मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक अच्छे से मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास में एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये, मतलब दो पदार्थ ले लिए मैंने, ये ए, ये बी। इस पे ये दोनों पहले क्या है, उदासीन है। इसका मतलब इस पे भी आवेश कितना है आपका, ज़ीरो, और इस पे भी आवेश कितना है, ज़ीरो। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया तो यहाँ पर आपका Q1 क्या हो गया, प्लस ई। ठीक है ना, Q1 डैश। और यहाँ पे आपका Q2 डैश कितना हो गया, माइनस ई। बच्चों देखो, जब दोनों विद्युत उदासीन तो कोई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो टोटल आवेश कितना था, ज़ीरो। और स्थानांतरण के बाद भी टोटल आवेश देखो कितना आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में एक पूरा निकाय था ये दो पदार्थों का। तो जब हमने कोई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं किया तब भी हमारे पास निकाय का कुल आवेश ज़ीरो था, अर्थात सुरक्षित था। और अभी भी हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया तब भी कुल आवेश जीरो ही है। ठीक है बच्चों, तो जीरो होना ज़रूरी नहीं है बच्चों। अगर हमारे पास में पहले से किसी निकाय पर 10 गुलाम है तो बाद में भी 10 गुलाम ही रहेगा, 20 गुलाम है तो बाद में 20 गुलाम ही रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास दोनों के ऊपर जीरो था तो बाद में भी कितना आया है, जीरो आया है। इसका मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया हमने और ना ही नष्ट किया है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक चीज़ और हम आगे विद्युतदर्शी पढ़ने वाले हैं। विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम बना के, विद्युतदर्शी का क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मान लो आपके पास में एक कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है और इसके जैसा एक और पदार्थ है, सेम वस्तु, सेम आपके धातु के बने हुए या सेम पदार्थ के बने हुए, आकार भी समान है। इसके ऊपर मान लो आपका आवेश है Q गुलाम। जैसे ही मैंने इन दोनों को स्पर्श करवा दिया, अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो ध्यान रखना बच्चों, आवेश का मान बराबर बट जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश का मान बराबर बट जाता है। एक चीज़ इसी तरह से ये थोड़ा लिख लेना नोट के अंदर कि आपके पास में इनको बोलेंगे समरूप है। दो वस्तु ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके पेपर वगैरह में, समरूप का मतलब होता है एक जैसे। तो इसका मतलब जब भी आपके पास में टोटल आवेश किसी वस्तु पे दिया होगा या आवेशित वस्तु है और दूसरी अनावेशित वस्तु है और दोनों समरूप है, तो जैसे आप इन दोनों को स्पर्श करवा के अलग अलग कर लोगे तो आवेश बराबर बट जाता है। ठीक है, अगर हाँ समरूप नहीं है तो आप आवेश को आधा आधा या बराबर मत बांट देना, आधा आधा करके, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यह आधा आधा तभी बटेगा जब आपकी दोनों वस्तुएं समरूप रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो दोनों वस्तुएं ना, ये समरूप है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये समरूप वस्तुएं, तभी आपका आवेश क्या होने वाला है, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, हर किसी स्थिति में मत करना। ठीक है बच्चों, बच्चों अब हम लेके चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास में एक और जो गुणधर्म है वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। एक गुणधर्म और होता है आवेशों की निश्चरता। तीन गुणधर्म मैंने बता दिए हैं, चौथा गुणधर्म है आवेशों की निश्चरता। ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, देखना इसको अच्छे से सुनना। बच्चों देखो, निश्चरता है ना, दो वर्ड से बना है, नी प्लस चरता। नी का मतलब नेगेटिव सेंस, नहीं, और चर का मतलब होता है बदलने वाला, जो नहीं बदले। इसका मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आप आवेश को कितना ही गतिमान करवा लो, उसके मान में या उसके आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मान लो आपने एक निर्देश तंत्र ले लिया, निर्देश तंत्र आपने अच्छे से 11th में पढ़ा भी होगा।
ये निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष मैं किसी आवेश को गति करवा रहा हूँ, ठीक है, या उसकी स्थिति को बदल रहा हूँ, तो इस आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी आवेश के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, उसकी चाल पे, उसकी वेग पे भी उसका मान नहीं बदलता। इसी को बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। तो बच्चों 4 अच्छी सी प्रॉपर्टी मैंने समझाई, उनको कॉपी में आप राइट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आवेशन की विधियों का मतलब है कि आपके पास में मान लो किसी वस्तु पे आवेश लेके आना है, तो वो कितने प्रकार से ला सकते हैं। बेसिकली हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक विधि होती है आपकी घर्षण द्वारा, ठीक है बच्चों। टॉपिक डालना आवेशन की विधियाँ। पहला हो जाएगा घर्षण द्वारा, दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका संपर्क या चालन विधि द्वारा, संपर्क या चालन द्वारा, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं विद्युत प्रेरण द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, विद्युत प्रेरण द्वारा। बच्चों घर्षण का मतलब तो समझ गए होंगे, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक वस्तु आपकी धनावेशित हो गई और दूसरी वस्तु आपकी ऋणावेशित हो गई, ठीक है बच्चों। एक वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, धनावेशित, और दूसरी वस्तु ऋणावेशित। हो गया दोनों वस्तु का आवेश, मतलब दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, इसी को आवेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, घर्षण में क्या होता है, दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। ये अच्छी तरह समझना। विपरीत प्रकृति का मतलब अगर ये धनावेशित है तो ये ऋणावेशित होएगी। ये चीज़ अच्छी तरह याद रखना। और निकाय का जो कुल आवेश है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये घर्षण में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि घर्षण में जिन दो वस्तुओं को आपने रगड़ा है, दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है, और निकाय का कुल आवेश 0 होता है। दूसरी जो विधि है वो क्या है आपकी, संपर्क या चालन विधि। संपर्क या चालन विधि, देखो नेम से पता लग रहा है संपर्क। संपर्क का मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक वस्तु पहले से आवेशित रहती है, ठीक है बच्चों, और एक दूसरी वस्तु हमारी अनावेशित रहती है। बट दोनों वस्तुएं क्या होनी चाहिए, आपके पास चालक होनी चाहिए, ध्यान रखना। दोनों क्या होनी चाहिए, चालक होने चाहिए, कंडक्टर्स रहने चाहिए, तभी ये विधि काम करती है, संपर्क विधि। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित चालक के संपर्क में लेके आऊँगा, इसको टच कराऊंगा। जैसे मैं टच कराऊंगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे स्थानांतरित हो जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर ये दोनों वस्तुएं अगर समरूप है, तो जैसे ही आप संपर्क करवा के अलग अलग कराओगे तो आपका आवेश आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अब संपर्क विधि में क्या है, दोनों वस्तुएं ध्यान रखना समान प्रकृति से आवेशित होती है। किससे, समान आवेश से, समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। तो समान प्रकृति से आवेशित रहेगी, यहाँ पे इन पे प्रकृति सेम रहेगी। अगर ये आपका ऋणावेशित है तो ये भी ऋणावेशित होने वाली है, अगर ये धनावेशित है तो ये भी धनावेशित होने वाली है, ठीक है बच्चों। लास्ट जो हमारे बच्चों वो क्या है, प्रेरण। वैसे प्रेरण को मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम बना के, लिए थोड़ा सा अच्छा सा हल्का सा बेसिक से समझाता हूँ मैं। प्रेरण विधि क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना। चालन विधि और प्रेरण विधि में हल्का सा अंतर है, कि चालन विधि में तो हम क्या करते हैं, जो आपका आवेशित चालक था उसको अनावेशित चालक से क्या करते हैं, हम संपर्क करवाते हैं। बट प्रेरण में क्या करेंगे, हम इस आवेशित चालक को इस अनावेशित चालक से संपर्क नहीं करवाएंगे। ये जो आपकी अनावेशित वस्तु है ना, इससे संपर्क नहीं करवाएंगे, बस इसके समीप लाएंगे, इसके नज़दीक लाएंगे। जैसे ही हम नज़दीक लेके आते हैं तो क्या होने वाला है, देखो अच्छे से। मान लो इसमें प्लस आवेश है, ये आपके धनावेशित वस्तु है, ठीक है। और आवेश ये भी चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हमेशा किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं तो वो हमेशा उसकी सतह पर होता है। कहाँ जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है। ये वैसे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा ना उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप हल्का सा याद रख लो कि ये आपकी जो वस्तु है ना, ये धनावेशित है। जैसे ही मैं इस वस्तु के पास लेके आता हूँ तो इसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन इस सतह पे आ जाएंगे। कौन सी सतह पे, चालक वस्तु की नज़दीक वाली सतह पर। और जो आपकी अनावश्यक वस्तु है उसके दूर वाले सिरे पे क्या आ जाएगा, समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा।
इसका मतलब आपके पास में क्या हुआ, ये जो आवेशित वस्तु है या चालक है, इसके नज़दीक वाली जो अनावेशित वस्तु है, उसकी सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रेरण का मतलब बच्चों बोलते हैं ना, प्रेरणा ली है। देखो, इस प्लस ने क्या किया, नेगेटिव को क्या कर लिया, इस ऋणावेश को आकर्षित कर लिया, और जो आपका धनावेश था, इसमें प्रोटॉन थे बी के अंदर, उनको प्रतिकर्षित करके दूर वाले हिस्से में भेज दिया। अब बस इसको ग्राउंडिंग और अर्थिंग करके हम इस पे चार्ट ले आएंगे, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों।